प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में अध्याय ऊष्मा स्थानांतरण में ऊष्मा चालकता का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था, इससे प्रीवियस लेक्चर में, ऊष्मा चालकता पदार्थ का गुण होती है। हम एक छड़ ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? एक छड़ ले रहे हैं। इस छड़ के को ऊष्मा दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं ऊष्मा? Q ऊष्मा दे रहे हैं। दूसरे सिरे से भी Q ऊष्मा बाहर निकल रही है। इसका मतलब छड़ स्थायी अवस्था में, वो ऊष्मा नहीं अवशोषित कर रही है। छड़ के परिच्छेद के प्रत्येक भाग का ताप क्या है? समान है। इस सिरे का ताप T1 डिग्री सेल्सियस है, इस सिरे का ताप T2 डिग्री सेल्सियस है। छड़ के सिरों के बीच की दूरी d है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? a है। T समय में Q ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है। T समय में तो जो प्रवाहित होने वाली ऊष्मा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? क्षेत्रफल के, परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ऊष्मा ज्यादा प्रवाहित हो सकेगी। दूसरा, प्रवाहित ऊष्मा तापांतर के, जितना तापांतर ज्यादा होगा उतनी ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। प्रवाहित ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती है? समय के। जितना ज्यादा समय होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी। ऊष्मा जो प्रवाहित है वो व्युत्क्रमानुपाती है d। मतलब जितनी छड़ की लंबाई ज्यादा होगी उतनी ऊष्मा क्या होगी? कम प्रवाहित होगी। अब इन सबको ले लिया a T1 माइनस T2 T अपॉन D, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, K A T1 माइनस T2 T अपॉन D। K क्या कहलाता है? यहां पे K कहलाता है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक। अगर मैं A 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर, D 1 मीटर कर दूं, T 1 सेकंड कर दूं और तापांतर कितना कर दूं? 1 डिग्री सेल्सियस, तो Q किसके बराबर होगा? K 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1, Q इज इक्वल टू K। और क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू Q। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उसमें प्रवाहित होने वाली वह ऊष्मा की मात्रा है जो उस पदार्थ की 1 मीटर छड़ 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। जब दोनों सिरों के बीच का तापांतर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम K को अगर लिखना चाहते हैं, K किसके बराबर हो जाएगा? QD A T1 माइनस T2 इंटू T। Q ऊष्मा होती है, इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? ml की पावर 2 T की पावर -2। dl दूरी, a l की पावर 2 क्षेत्रफल। तापांतर को क्या लेंगे?
के कैलोरीन और टाइम को टी। तो के का विमीय सूत्र क्या आ गया मेरे पास? एम एल टी की पावर -3 के की पावर -1। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखो, मात्रक, इसके मात्रक को देखते हैं। जूल, मीटर, मीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस, सेकेंड। तो अगर हम इसको आगे यहां पे ले लें तो के का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस। जूल पर सेकेंड वॉट भी होता है, वॉट मीटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो ये के का मात्रक है। के का मान जितना अधिक होता है पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होता है। मतलब ऊष्मा चालकता किस पे निर्भर करिए? ऊष्मा चालकता गुणांक पर। ऊष्मा चालकता गुणांक जितना अच्छा होगा, ज्यादा होगा, उतना ही पदार्थ क्या होगा? अच्छा चालक होगा। आदर्श चालक के लिए के का मान कितना होता है? अगर हम आदर्श चालक के लिए बात करेंगे, आदर्श चालक के लिए के का मान क्या होगा? अनंत। के का मान अनंत होगा। और पूर्ण कुचालक के लिए, पूर्ण कुचालक के लिए के का मान क्या होगा? 0। कोई अगर आदर्श चालक है तो के का मान अनंत होगा उसके लिए, और जो पूर्ण कुचालक है उसके लिए के का मान क्या होगा? 0 होगा। अब इसी हम डेरिवेशन में क्या करते हैं? क्षण में ऊष्मा की दर की गणना करते हैं। क्षण में ऊष्मा की दर, 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा की दर। 1 सेकंड में। तो ऊष्मा तो भाई प्रवाहित होती है कहां? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो हम किसकी गणना करने जा रहे हैं? ऊष्मा प्रवाह की दर। क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर। हमारे पास क्यू कितना है? के ए T1 माइनस T2 P अपॉन डी। तो ऊष्मा प्रवाह की दर H कितना हो जाएगा? H का मान हो जाएगा Q अपॉन टी। के ए T1 माइनस T2 T अपॉन डी डिवाइडेड बाय टी। तो H इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डी। इस सूत्र को आगे और इस रूप में लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू के ए T1 T1 माइनस T2, H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डी अपॉन के। किस रूप में? डी अपॉन के। तो जो हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध है हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन H इज इक्वल टू डी अपॉन के। तो जो T1 माइनस T2 अपॉन H क्या कहलाता है? ये टर्म हमारी क्या कहलाती है? ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या कहलाती है? ऊष्मीय प्रतिरोध, RTH। तो RTH का मान किसके बराबर हो गया? D अपॉन के। इसका मतलब है किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जितना ज्यादा होगा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। मतलब उतनी आसानी से ऊष्मा
निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, जिसका के का मान ज्यादा होगा। जिसका के का मान कम होगा उसका ऊष्मा प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम दैनिक जीवन में ऊष्मा चालकता के प्रभाव को बताते हैं। ऊष्मा चालकता, मैंने स्वेटर पहन रखा है, सर्दियां आजकल, ठीक है, पहले गर्मियां थी तो शर्ट में वीडियो बना लेते थे, पर अब सर्दियां हैं, जबकि साउंड प्रूफ रूम है ये, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड है। तो ऐसा क्या हुआ जो मैंने स्वेटर पहना और मेरे शरीर में गर्मी आ गई? इस स्वेटर में आप देखेंगे महीन महीन छिद्र है, जो बुनाई की गई है उसमें छिद्र है। इस छिद्र में वायु रह होती है। क्या आ जाती है? वायु आ जाती है, जिससे वायु भर गया अब अंदर, ये वायु मंदी। वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आएगी, और बाहर की सर्दी क्या होगी, अंदर नहीं लगेगी, और ये हमारे शरीर का ताप को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। देखिए इसमें महीन छिद्र है, दिखाई दे रहे होंगे आपको छिद्र। इन छिद्रों में, और जो सूती कपड़ा होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतनी वायु नहीं इकट्ठी होती। इनमें क्या होती है? वायु ज्यादा होती है, वायु ज्यादा भर जाती है कपड़ों के, शर्ट और कपड़ों के बीच में वायु ज्यादा भर गई, तो ये वायु कुचालक का काम करती है, जो अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं आने देती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती। सर्दियां रजाइयां सब ओढ़ते हैं भाई, नॉर्थ इंडिया में तो ठंड ज्यादा पड़ती है। एक तो नई रजाई है, एक पुरानी रजाई है। ज्यादा ठंड है तो हम नई रजाई प्रेफर करते हैं। पुरानी रजाई जो होती है, जब हल्की ठंड होती है ओढ़ ली, फिर कहते हैं ठंड मर गए मर गए मर गए, या तो रजाई के ऊपर कंबल जोड़ लो, या रजाई मोटी रजाई, जो नई रजाई में जो रुई धुनी जाती है ना, रुई फैल जाती है। जो रुई फैल जाती है उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां वायु भर जाती है। तो नई रजाई में जो वायु की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। और वायु क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। वो बाहर अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा। और जो पुरानी रजाई होती है वो क्या होती है? दब जाती है। पुरानी रजाई के दबने से क्या होता है? उसके अंदर वायु बहुत कम इकट्ठा होती है। जब वायु बहुत कम इकट्ठा होती है तो अंदर की गर्मी बाहर चली जाती है, बाहर की ठंड अंदर आ जाती है, तो आदमी क्या करता है? ठंड लगती है। कोई भी वस्तु हमें ठंडी कब महसूस होगी? जब वो हमारे शरीर से ऊष्मा लेगी। कोई भी वस्तु हमें कब ठंडी महसूस होगी? जब वो हमसे ऊष्मा लेगी। सर्दियां आजकल लोहे के टुकड़े को टच करते ठंडा लगता है बहुत। क्यों ठंडा लगता है? जब हम उसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ से ऊष्मा लेता है। जब ऊष्मा लेता है तो हमें ठंडा लगता है। क्योंकि लोहा क्या है? छड़ क्या है? चालक। लोहे की छड़ की बात करें, लोहे की छड़ क्या है? चालक है। क्योंकि हमारे शरीर का ताप अधिक है और लोहे की छड़ का ताप कम है, तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो वो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर अपने अंदर फैला देता है, और जिससे हमें क्या लगता है? ठंडा लगता है। और जब हम किसी गर्म वस्तु को हाथ में लेते हैं, वही लोहा है, गर्मियों में हम धूप में रख दिया, उठाते हैं, बहुत गर्म लगता है। क्यों? लोहे की छड़ का ताप ज्यादा है, हमारे शरीर का ताप कम है, तो ऊष्मा लोहे की छड़ से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। हमारे शरीर, इसलिए हमें लोहे की छड़ क्या लगती है? गर्म लगती है। हम लकड़ी की बात रखें, लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है। न गर्मियों में ज्यादा गर्म लगती है, न सर्दियों में ज्यादा ठंडी लगती, क्यों? कुचालक है। एक चीज आती है ग्रीष्म ऋतु में, जो गर्मी के सीजन में, संध्या समय जब ताप घटता है तो कमरे का ताप बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब भाई अब सूरज ढल रहा है तो ठंडा होना चाहिए दिन के समय। ये लेंटर वाले मकानों में होता है, टीन शेड वाले में नहीं। ऊपर अगर टीन होगी तो दिन में गर्म होगी, रात में ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंडा रहेगा उसमें। लेकिन लेंटर के मकान में क्या रहेगा? दिन में ठंडा रहेगा, रात को गर्म हो जाएगा। दिन भर जब छत पे और दीवार पे धूप पड़ती है तो दीवार जो होती है गर्म होती है। वो ऊष्मा किसको देती है? अंदर देती है, कमरे की ओर। धीरे 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 गर्म होगी।
अब बाहर का ताप कम हो गया, अंदर ताप बढ़ गया, क्योंकि दीवारों का ताप धीरे धीरे बढ़ता गया। संध्या के समय में सूर्य जब अस्त हो गया तो बाहर का ताप तो तेजी से कम हो गया। जो अंदर ऊष्मा गई थी कमरे में, अब दीवार ऊष्मा की कुचालक होती है। धूप सीधी पड़ रही है तो ऊष्मा कर रही है, अब धूप नहीं पड़ने लग रही है तो ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब कमरे के भीतर की ऊष्मा नहीं जा पा रही है, बाहर नहीं जा रही, दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो गर्म होने से क्या होता है, कमरे का ताप बढ़ जाता है। गर्मियों में बर्फ को गलने से बचाने के लिए, गर्मियों में बर्फ को गलने से बचाने के लिए टाट से लपेट देते हैं, बुरादे में रख देते हैं। क्यों? टाट भी तो इस तरह का है जैसे मैंने स्वेटर पहन रखा है, मोटा होता है। ये किसका ऊन का बना हुआ, वो कॉटन या किसी और चीज का होता है, जिसका भी मानते हैं, सूती या जूट का बना होता है। तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें वायु भर जाती है, वो चालक का काम करती है, अंदर की ठंडक को, बर्फ की ठंडक को बाहर नहीं आने देती, बाहर की गर्माहट को अंदर नहीं आने देती, बर्फ नहीं पिघलती। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण है ऊष्मा चालकता के, जिसको हम डेली महसूस करते हैं कि गर्मी है तो बहुत गर्म होता है, सर्दी है तो बहुत ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? पर हमें अपने शरीर को ताप को बनाए रखने के लिए सर्दियों में हम खाना भी ज्यादा खाते हैं जिससे हमारा ताप मेंटेन रहे। गर्मियों में हम पेय पदार्थ ज्यादा लेते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, जो बॉडी का जो वाटर होता है वो वेपराइज होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, लगातार पानी पीते रहते हैं। हम टर्म्स की बात करेंगे, उत्सर्जन पहली टर्म, दूसरी टर्म किसकी बात करेंगे, उत्सर्जन क्षमता। तीसरी किस टर्म की बात करेंगे, उत्सर्जकता। फिर चौथी टर्म की बात करेंगे, अवशोषकता। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। सबसे पहले हम किस में आते हैं, उत्सर्जन में। उत्सर्जन होता क्या है? एमिशन। एक वस्तु है, उसका ताप माध्यम के ताप, जो हमारे चारों तरफ माध्यम है, वायु है, उसके ताप से अधिक है। वस्तु का ताप माध्यम के ताप से अधिक है, तो वस्तु और माध्यम के ताप के बीच में तापांतर आ गया। क्या आ गया? तापांतर आ गया। इस कारण से ऊष्मा वस्तु से चारों ओर माध्यम में क्या होती है, प्रवाहित होती है। इस ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जन कहते हैं। एक वस्तु है जिसका ताप वातावरण के ताप से ज्यादा है, माध्यम के ताप से ज्यादा है, और उस ताप अधिक होने के कारण क्या होगा, ऊष्मा, वस्तु का ताप अधिक है तो वस्तु से ऊष्मा माध्यम में चारों ओर प्रवाहित होगी तापांतर के कारण। तो इस ऊष्मीय विकिरण को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता। एक नियत ताप पर, वस्तु एक नियत ताप पर है, हम एक नियत ताप पे बात कर रहे हैं, जिसका ताप चेंज कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक नियत ताप पर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, एक नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एक प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। एक पृष्ठ, एक वस्तु है, उसका पृष्ठ एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जितनी विकिरण ऊर्जा देगा, उसे उसकी क्या कहेंगे, उत्सर्जन क्षमता कहेंगे। उत्सर्जन क्षमता। अब एक टर्म आती है उत्सर्जकता। क्या होती है उत्सर्जकता? मैंने उत्सर्जन बताया तापांतर के कारण, उत्सर्जन क्षमता बताया एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से किसी वस्तु के पृष्ठ से जो विकिरण ऊर्जा जा रही है उसे उत्सर्जकता कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता, सॉरी, उत्सर्जकता क्या है? किसी वस्तु के पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, किसी वस्तु के पृष्ठ से उत्सर्जित
विकिरण, ऊष्मा विकिरण की मात्रा और समान क्षेत्रफल व समान ताप वाली कृष्णिका से उतने ही समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को उत्सर्जकता कहते हैं। देखो, एक तो वस्तु होगी, एक कृष्णिका होगी, आदर्श कृष्णिका, अभी बताएंगे वो क्या होती है। आइडियल है, ये आइडियल है, ये वस्तु हमारी वस्तु एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। ये जो विकिरण है जो हमारी है आदर्श कृष्णिका, वो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उत्सर्जकता कहलाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि उत्सर्जकता क्या है, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता अपॉन उसी ताप पर कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। क्या होती है, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की है, और E इज इक्वल टू वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, उसी ताप पे कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये हमेशा एक से कम होती है। उत्सर्जित विकिरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी, जितना वस्तु का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। विकिरण द्वारा लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु तथा उसके आसपास के तापांतर पर निर्भर करती है। वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, रंग कैसा है, चालक है या नहीं चालक है, और विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अब एक टर्म आती है अवशोषकता, ध्यान से सुनना। किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उसी समय पर आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को पृष्ठ की अवशोषकता कहते हैं। एक वस्तु में बहुत सारी ऊर्जा क्या है, विकिरण ऊर्जा आ रही है, बहुत सारी विकिरण ऊर्जा आपतित हो रही है एक वस्तु पे, उसने कितनी अवशोषित करी और उसमें कितनी पड़ रही थी, उसके अनुपात को क्या कहेंगे, अवशोषकता कहेंगे। अब हम बात करेंगे आदर्श कृष्णिका की। किसकी बात करेंगे, आदर्श कृष्णिका की। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले। एक ऐसी वस्तु या पिंड जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, क्या कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है, अवशोषकता होती है, वो 100% होती है, क्योंकि जितना आपतित हो रहा है उतना उसने अवशोषित कर लिया। तो कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं है, लेकिन काजल को हम आदर्श कृष्णिका के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसकी जो अवशोषक क्षमता होती है वो 98% होती है। और आदर्श कृष्णिका जो होती है ना, उच्च ताप पर गर्म करने पर, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, वो सभी संभव तरंग दैर्ध्यों को क्या करती है, तरंग दैर्ध्यों के विकिरण को उत्सर्जित करती है। काजल कौन क्या होता है, जो आंखों में लगाते हैं काजल। आप कभी आंखों में काजल लगाएंगे ना, तो थोड़ी देर में आंखों से पानी आ जाता है। क्यों पानी आता है, वो अंदर की जो जितनी भी हीट होती है आंखों की, जो ताप है, उसको पूरी अवशोषित कर लेती है और बूंदों के रूप में आता है, जिसे आंसू कहते हैं। इसलिए काजल को हम आदर्श कृष्णिका के रूप में ले सकते हैं। ठीक, अब हम फेरी की कृष्णिका की बात करेंगे। आदर्श कृष्णिका में फेरी की कृष्णिका। फेरी एक वैज्ञानिक था, उसने कैसे कृष्णिका बनाई हमारी, उसने एक चालक धातु ली, जो छिद्र था उसके सामने शंक्वाकार कर दिया और ऐसे प्रकाश को आने दिया। अंदर से ये कैसी है, ब्लैक पेंटेड है। कैसे पेंटेड है, ब्लैक। प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई, परावर्तित हुई, फिर 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 परावर्तित हुई। ये जो शंक्वाकार आपने आकृति करी है, जो त्रिभुज सा बनाया आपने,
इससे प्रकाश की किरण इस होल से वापस नहीं जाती, अंदर की अंदर संपूर्ण रूप से क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। और क्योंकि इसमें लगातार परावर्तन चल रहा है, भीतर का भाग आपने पूरा पूरा ब्लैक कर रखा है, कालिक से पूत रखा है, तो जो भी प्रकाश प्रवेश करता है बहुत बार परावर्तित होकर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। इसकी दीवारों को काला व सुचालक धातु के पदार्थ का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो आसानी से तापीय संतुलन ग्रहण कर ले। और ये चालक नहीं होगा तो तापीय संतुलन नहीं ग्रहण कर पाएगा। चालक जो होते हैं वो जल्दी से ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अगर हम इसको एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे तो ये आदर्श कृष्णिका की तरह विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो आदर्श कृष्णिका के विकिरणों की प्रकृति केवल ताप पर निर्भर नहीं करती, केवल ताप पर, बल्कि उसके आकार व रूप तथा ना ही धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर। केवल किस पर निर्भर करती है, आकृति पर। आदर्श कृष्णिका के विकिरणों की प्रकृति केवल ताप पर निर्भर करती है, ना तो उसके आकार पर निर्भर करती, ना रूप पर, ना धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर। तो फेरी ने जो आदर्श कृष्णिका बनाई थी, ये 100% जितना प्रकाश आपतित होता है उसे अवशोषित कर लेती है। तो ये उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जकता, अवशोषकता और आदर्श कृष्णिका बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें हर थोड़ा सा अंतर है, पर उस अंतर को समझ के चलना है। बच्चों, मैं कल अपने चैनल का एनालिसिस देख रहा था, अभी भी 30% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो लगातार देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बेटा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बेटा। प्लीज़, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है बेटा, उन्हें तो नई वीडियो की इंटीमेशन उसी टाइम आ जाती है बेटा। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो बेटा मेरा सब्सक्रिप्शन बनता है बेटा। प्लीज, धन्यवाद।